So Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today is business finance. Uh, we are going to start a new unit number 5, which is belongs to accounting and finance, O-level business studies. So let's start the topic. So first of all, the first slide belongs to the responsibilities of the finance department. What is the role of accounting and finance department within the business department? It is the part of your functional department. We have 4 branches within the business: accounting, human resource, production, and the marketing. We already studied the unit of marketing, in which we studied the behavior of marketing department. The role of marketing is to develop the relationship between the business and the customers. Now, today, the role of accounting department would be highlighted. What is the role of accounting and finance department? It is very clear that the management of finance, management of money is the responsibility of accounting department. The first slide, पहली स्लाइड में जो आपके पास कुछ उसके रोल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको नज़र आ रही हैं फर्स्ट स्लाइड में, जिसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जितने भी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको मैनेज करना फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिकॉर्डिंग द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, चाहे आप कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी भी सप्लायर को, सैलरीज वेजेस की जो पेमेंट की जा रही है और जो यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट की जा रही है, और इसके अलावा सेल्स रेवेन्यू जो आप अर्न कर रहे हैं, द रेवेन्यू मीन्स द सेल्स रेवेन्यू मीन्स द ईयरली टर्नओवर ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस. तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस इनफ्लो में आपको आ रही हैं जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी सेल्स शामिल है, इसको नोट डाउन करना प्रॉपर अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और फिर कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस, जिसे आप जानते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दैट वुड बी द मेन रोल. मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज द फर्स्ट रोल, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो वर्किंग करता है वो वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म में या वर्बल फॉर्मेशन की फॉर्म में आपको नहीं नज़र आएगी. दैट शुड बी इन राइटिंग. ये अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की आज हम बात करेंगे, अकाउंटेंट्स की आज हम बात करेंगे. अकाउंटेंट्स कौन लोग हैं? वो लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं मेंटेन करने के लिए. दीज पीपल, द अकाउंटेंट्स आर द पीपल हु are responsible for managing the books of accounts. What are the books of accounts? Books of accounts are used to store the data about the financial transactions. ईयरली बेसिस पे जितनी भी ट्रांजैक्शन चाहे वो इनफ्लो में या आउटफ्लो में आपको नज़र आती हैं, उसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें स्टोर किया जाता है और अकाउंटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डाटा प्रिपरेशन जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेंट्स की. तो जो सबसे पहले बात आज बताई गई है वो है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रिपरेशन जो है वो आपके सामने क्लियरली उसका जो सेकंड रोल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना अकाउंटेंट्स और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है. प्रोड्यूसिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. What is meant by the information related to the accounting data that is available for the managers? Accounting information actually consists of different accounting statements. We can say the statement of financial position, such as the balance sheet. We can call the profit and loss statement that shows the profitability over a certain time period, the cash flow statements, and the other financial statement. The responsibility of accounting is to prepare all these financial statements and present it in front of the managers. What is the role of managers while looking at the financial reports? They are responsible for assessing, calculating the business performance.
क्वांटिटेटिव बिजनेस परफॉर्मेंस की आज हम बात करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की जब बात की जाएगी तो न्यूमेरिक, तो क्वांटिटेटिव फिगर्स and on the behalf of financial reports, the finance department is responsible for taking all kind of financial investment decisions. मतलब इसका ये है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के पास रिटेन्ड फाइनेंस है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जा सके, या अगर रिटेन नहीं भी है तो बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए कैश को कैसे रेज किया जा सके। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करना, अरेंज करना, रेज करना, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नजर आती है। मेकिंग इम्पॉर्टेंट accounting financial decisions for the purpose of increasing the size of your business organization. ग्रोथ के लिए भी अकाउंटिंग काम करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी कैलकुलेट करती है, सर्वाइवल को भी कैलकुलेट करना है कि कितनी एटलीस्ट हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, कितना बिजनेस चलाएं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हम अचीव कर लें, कब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कवर अप हो जाएगी। ये सारे डिसीजंस जो हैं, ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। लास्ट यूनिट के साथ भी अगर आप इसको रिलेट करें, मार्केटिंग में आपने पढ़ा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, तो उसमें भी इसको लिंक किया जा सकता है। आज के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करता है और मार्केटिंग को सजेस्ट करता है क्वांटिटेटिवली कि कौन सी प्रोडक्ट को कंटिन्यू किया जाए और कौन सी प्रोडक्ट को कंटिन्यू ना किया जाए, विड्रॉ किया जाए। हाउ द फाइनेंस फाइनेंस, व्हाई एंड व्हेन वी नीड फाइनेंस। बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत कब आती है, इसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि बिजनेस को डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें फाइनेंस की जो ज़रूरत है वो आ सकती है। जैसे सबसे पहले देखा जाता है कि बिजनेस इनिशियल, टुडे वी विल टॉक अबाउट द इनिशियल कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल, startup capital, which is invested whenever the business is started, whenever you starts up a new business organization, तो आपको कुछ फाइनेंस की ज़रूरत होती है। एक फाइनेंस आपने कैपिटल को इंजेक्ट करना बिजनेस में, जितना भी आपके पास लाइक जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा है उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप 75% इन्वेस्ट कर देते हैं एज अ स्टार्टअप कैपिटल। ये स्टार्टअप कैपिटल किन चीज़ों पे प्लान किया जाता है? ऑब्वियसली स्टार्ट पे आपको कुछ बिल्डिंग की, फर्नीचर की अरेंजमेंट के लिए ये फाइनेंस यूज़ होगा, मशीन्स और इक्विपमेंट्स को बाय करना होगा, कुछ जो फिक्स एसेट्स के हवाले से कुछ चीज़ों को आपको अरेंज करना है, व्हीकल वगैरह हो सकता है कि आपको कोई बाय करना पड़े, तो आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप कैपिटल इसे कहा जाता है। जो 25% जो एलोकेशन मैंने अभी सेपरेट की है, इसके लिए एक सेपरेट टर्म अभी यूज़ करता हूँ मैं इसको बताने के लिए कि जब भी एक कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका मेजॉरिटी स्टार्टिंग अप में चला जाता है।
they should consider all of the people should consider all of the asset that you need to buy to start your business organization. मोस्टली इसमें एग्जांपल दी गई है कि फिक्स एसेट्स को बाय कर लिया जाता है और फिर करंट एसेट्स की भी बात की गई है, यानी रॉ मटेरियल वगैरह की भी बात की। इसमें बिल्डिंग्स की एग्जांपल ऐड है, मशीन्स हैं, व्हीकल है, और स्टॉक और रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स की एग्जांपल को ऐड किया जाता है। ये जो कैपिटल आप स्टार्ट पे इन्वेस्ट करते हैं इसको स्टार्टअप या इनिशियल कैपिटल के तौर पे बोला जाएगा, और ये बिजनेस में एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और अनलेस एक बिजनेस जो है वो वाइंड अप ना हो जाए ये वापस नहीं आएगा। ये परमानेंटली आपको नज़र तो आएगा लेकिन आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू रन योर बिजनेस प्रॉपरली। इसके बगैर आप अपने बिजनेस, अपने कारोबार को मैनेज नहीं कर सकते। मशीन्स, इक्विपमेंट्स के बगैर आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग अप, सबसे पहले बिजनेस को कैश की ज़रूरत कब है, उसमें बताया गया कि जब एक व्हेनेवर द बिजनेस इज स्टार्टेड अप, स्टार्ट पे इनिशियल के तौर पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नज़र आती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन बताई जाती है, व्हेनेवर द बिजनेस हैज़ एन ऑब्जेक्टिव, द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन। नए आउटलेट्स की तरफ आप जा रहे हैं, इंटरनल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या आप मर्जर टेक ओवर किसी दूसरे बिजनेस को बाय करने की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सपेंशन के वक्त भी बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत है। द ऑनर्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस जो हैं वो एक्सपेंशन के लिए अपने पर्सनल प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए एक्सपेंशन प्लान लेके आते हैं। इसके लिए अगर तो इंटरनल ग्रोथ है तो जो उसके लिए जो फाइनेंस है वो इंटरनली ऑब्वियसली रिटेन्ड प्रॉफिट सजेस्ट किया जाएगा। आज के आप कुछ अपने बिजनेस को चलाएं, उससे प्रॉफिट कमाएं, उसी को दोबारा से रिटेन करें, ये बेहतर सजेस्ट किया जाता है। यही इंटरनल ग्रोथ की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 3 में। इंटरनल ग्रोथ मीन्स दैट द बिजनेस एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन बाय existing operation by opening new branches, new factory outlet with the same name, using the retained profit. तो reinvested profit expansion के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप मर्जर्स और टेक ओवर्स की तरफ जाते हैं तो ये भी एक्सपेंशन आएगी। इसके लिए ऑब्वियसली दैट इज़ कॉल्ड अ रैपिड एक्सपेंशन। तो आपके लिए आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करना होंगे, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स की फॉर्म में, या डेट यानी बैंक लोन की फॉर्म में। तो एक्सपेंशन के लिए बिजनेस को कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली मीन्स आप अपने आप को, अपने ब्रांड नेम को एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सटर्नली का मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया इसमें एक्सटर्नली का मतलब क्लियरली मर्जर होगा या टेक ओवर होगा। Whenever the business faces some difficulties, what form of difficulties? Difficulty means this, in accounting language, the difficulty means the shortfall of cash, short term shortfall of cash. बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो ये है कि आपके पास एक्सपेंसेस और यूटिलिटीज़ के लिए पेमेंट नहीं है। वो पेमेंट क्यों नहीं है, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का कोई जो फीचर है वो फेलियर है और वो आपकी सेल्स डाउन है, या एक्सटर्नल सिचुएशंस जो है मार्केट की वो स्टेबल ना हो, या फिर एक रीज़न बताई जा सकती है कि जो आपका डेटर है, आपका जो वो कस्टमर जो क्रेडिट टर्म्स पे आपसे डील करता है, and when the debtors are not paying on time, debtors are the credit customers, and when they are not paying on time, the business faces the short form of cash flow shortfall. कैश फ्लो की जो फोरकास्ट है वो भी इनएक्यूरेट जा रही है और आपके पास शॉर्टफॉल का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अब वो जो 25% मैं अब आपको बताने लगा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल, the amount of money which is used by the firm for day-to-day activities, डेली बेसिस पे रोज़मर्रा के कामों के लिए जो आप फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल। ऑब्वियसली अगर आपने 75 इनिशियल था तो कुछ अमाउंट आपने बिजनेस को रन करने के लिए एज अ कैश 20 या 25% आपने बिजनेस में एज अ वर्किंग कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवाया। इस वर्किंग कैपिटल ये वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस की डेली बेसिस की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कैश हैंडलिंग है, इसमें सैलरीज, वेजेस और रेंटल्स वगैरह जो आपने एक साल के अंदर अपने बिजनेस को चलाना। डिफ़िकल्टी किस बात की, फिर ये शॉर्टफॉल क्यों आया?
तो उसकी रीज़न भी साथ ही बताई गई है कि उसकी रीज़न जो है वो ये है, उसकी रीज़न के जो आपके कस्टमर्स हैं वो अपने फाइनेंशियल प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर रहे। वो क्रेडिट पे तो बाय करते हैं, लेकिन जिस डेट का उन्होंने प्रॉमिस किया रीपेमेंट का, तो वो पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से आपको मेन हेडिंग नज़र आ रही है कि बिज़नेस जो है वो डिफ़िकल्टी में आपको नज़र आएगा, शॉर्टफॉल ऑफ कैश का नज़र आएगा आपको। इसमें लॉस मेकिंग की एग्जांपल दी गई है, या आपने कोई फिक्स एसेट्स को एकदम से बाय कर लिया है, या आपने नेगेटिव कैश फ्लो को फेस किया जस्ट बिकॉज ऑफ डिलेज इन द पेमेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल आपके डिले हो रहे, जिस वजह से शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। Expenditure, the amount of money which has to be paid by the business for certain expense, कोई भी ऐसा expense, expense cash outflow consider होगा सबसे पहले ये बात। expense mean the outflow of cash, आप expense करते हैं और cash को pay करते हैं। अब we divided the expenditure into two main forms, capital expenditure and the revenue expenditure। कैपिटल का मतलब एक्सपेंस आज आप करने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस के अंदर किया जाए एंड द बेनिफिट belongs to more than 1 year. At least these assets that you buy, that you bought as a capital expenditure by using the capital expenditure should last for more than 1 year. कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा एसेट जो आप बाई करते हैं, एटलीस्ट वो आपको 1 साल तक सर्व करे, तो जो उसकी अमाउंट ऑफ मनी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको नोट किया जाएगा। इसमें जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो फिक्स एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा, और ज़्यादातर ऐसे ही फिक्स एसेट होते हैं, मशीन्स या इक्विपमेंट्स, अगर आप फर्नीचर या व्हीकल की बात करते हैं, और बिल्डिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा साल जो हैं 10 से 20 साल तक भी आपको जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वन टाइम आप इसको परचेज करते हैं और लॉन्ग टाइम आप इसको यूज़ करते हैं, और जो इसका एक्सपेंस है वो कैपिटल के तौर पे यूज़ होता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कैसे नोट किया जाता है इसको फर्दर देखा जाएगा। इसको सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट किया जाएगा और रेवेन्यू को सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट किया जाएगा। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, रेवेन्यू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के जो बिजनेस के काम हैं इनके लिए जो अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड करते हैं। जैसे एक कमर्शियल व्हीकल ट्रक है बिजनेस के पास और उसमें फ्यूल पेट्रोल जो है वो डलवाया गया है, तो ये क्योंकि रोज़मर्रा का काम है और ये क्योंकि फ्यूल जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 1 वीक के अंदर दोबारा से उसको करना पड़ेगा, तो ये आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म है, ये रोज़मर्रा डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। ये आप बेनिफिट तो ले रहे हैं बट द बेनिफिट इज़ एक्चुअली अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो इसको रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। क्या रेंटल भी रेवेन्यू होगा? यस, बिकॉज रेंट आप पे करते हैं तो 30 डेज के बाद वो दोबारा ड्यू हो जाता है, तो इसको आप 30 डेज तक आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, तो ये रेवेन्यू की एग्जांपल होगी। क्या सैलरी भी रेवेन्यू होगा? यस, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो 30 डेज तक वो काम करता है और उसके बाद उसकी जो सैलरी अगले जो नेक्स्ट मंथ है उसमें दोबारा से उसको ड्यू हो जाती है और देना होती है। तो ये आप बात कर रहे हैं यूटिलिटी बिल्स की, अगर आप बात करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो 30 डेज के बाद वो दोबारा से ड्यू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज एंड इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कभी भी कोई भी फिक्स एसेट की जो परचेजिंग है, जो अमाउंट ऑफ मनी आपने स्पेंड किया है, वो फिक्स एसेट की जो अमाउंट ऑफ मनी है वो रेवेन्यू के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट नहीं की जाएगी। अगर नोट की जाएगी तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस नहीं होंगे और एरर्स आपको फेस करना पड़ेंगे। सो कैपिटल और रेवेन्यू का क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होना चाहिए कि कैपिटल मतलब ये है कि जो फिक्स एसेट्स को बाय किया जाता है और अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे की जाती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रॉम वेयर वी रेज द फाइनेंस, कैश आएगा कहाँ से? सबसे पहले एक आम इंसान की एग्जांपल जैसे आप लेते हैं कि जब भी किसी इंसान को कैश की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले इंटरनल अपने आप को देखता है और अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को देखता है, और अगर उसको पर्सनल इन्वेस्टमेंट ना मिले
कोई सोर्स इंटरनली ना मिले तो वो एक्सटर्नल की तरफ मूव करता है, फिर वो सोचता है. जस्ट लाइक द बिहेवियर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जैक्टली द सेम. इंटरनल सोर्सेज को पहले देखा जाएगा, इंटरनली मनी को रेज करने की कोशिश की जाएगी, और अगर कोई इंटरनल सोर्सेज अवेलेबल ना हुए तो फिर एक्सटर्नल की तरफ जाया जाएगा. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल पे बेस करेगा, और इसको बिल्कुल सिंपली डिफाइन किया गया कि द मनी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. कॉमन एग्जांपल्स वो अभी आपको बताई जाती हैं कि जो बिजनेस इंटरनली कहाँ से मनी रेज करता है, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन है retained profit. At the end of the year, successful businesses calculate the net profit at the end of the year. Most of the time we are talking about the limited company, that limited company calculate their net profit, the profit after tax, after expenses, after salaries, wages, after the revenue, expenditure and the depreciation, a profit is calculated. That profit of the company is the right of the shareholders to provide, and the retained profit. ये जो प्रॉफिट फाइनली एक अमाउंट आई है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, इसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं. एक, दैट द वन पार्ट इज गोज टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, अ शेयर ऑफ अ प्रॉफिट. एक हिस्सा उनको दे दिया जाता है, लाइक 70, 80, 60% उनको दे दिया जाता है. एंड सम ऑफ द प्रॉफिट लेफ्ट केप्ट, या तो उसको बचा लिया जाता है या ये बच जाता है, इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इसको कंपनी को वापस कर दिया जाता है, फर्म के अकाउंटिंग में इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है. मकसद, इसका पर्पस हमेशा से बहुत क्लियर रहा है कि ये बिजनेस की किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए यूजफुल होगा फ्यूचर में. तो आप जितना आज रिटेन करेंगे शेयर होल्डर्स अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाई करके, बिजनेस का फ्यूचर में उतना ही बेनिफिट नजर आएगा. जितना आज वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेंगे, बिजनेस का फ्यूचर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतनी ही कम नज़र आएगी. बिजनेस की जो ग्रोथ है वो रिटेन्ड के साथ है. रिटेन नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, रिटेन करेंगे तो फ्यूचर बिजनेस का सक्सेसफुल होगा. आज का बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो कल का लॉस है, और अगर आज आप थोड़ा सा सेक्रीफाई लॉस बियर करते हैं तो याद रखिएगा कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में उसके पास रिटेन्ड है तो वो सक्सेसफुल है, वो ग्रो कर सकता है, वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से को मैनेज कर सकता है, निपट सकता है. So the profit kept in a business, after the owners and the shareholders have taken their shares and dividends, and then some of the profit flowed back, reinvested back, business को वापस कर दिया जाता है. इसके बेनिफिट ये हैं कि ये आपका अपना बिजनेस का अपना ज़ाती पैसा है, एंड देयर इज नो नीड टू पे देम बैक टू एनीवन. ये कोई बैंक लोन नहीं है जिसको वापस आपने करना है, ये किसी इन्वेस्टर से पकड़ा हुआ पैसा नहीं है जो आप वापस करना है. दैट इज री इन्वेस्टेड प्रॉफिट, फ्लोड बैक प्रॉफिट, ये फ्यूचर में काम आएगा. और एक ड्रॉबैक भी है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो माइट बी दे डू नॉट हैव इनफ रिटेन प्रॉफिट. या जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सारा प्रॉफिट अपने एक्सपेंसेस को और कुछ ऑनर्स की सेटिस्फेक्शन में ख़त्म हो जाता है, तो वो रिटेन नहीं कर पाते. तो ये भी एक लिमिटेशन है कि मीडियोकर या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू रिटेन देयर प्रॉफिट. ये बात भी काफ़ी हद तक एक्सेप्ट की जाती है. तो फर्स्ट वन था रिटेन प्रॉफिट, दूसरा है सेलिंग ऑफ अनयूजफुल एसेट. you need to you need to find the redundant और surplus assets, वो एसेट जो बिजनेस को रिक्वायर्ड नहीं है. 2 व्हीकल्स हैं, एक व्हीकल अनयूजफुल है, इसको सेल आउट किया जा सकता है. कुछ बिल्डिंग्स, कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है जो कि यूजफुल नहीं है, उसको सेल आउट किया जाता है और कैश को रेस किया जाता है, क्योंकि ये बेहतर है कि आप उसको कैश की फॉर्म में रखें और कैश को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, सर्कुलेट करें. कैश को जनरेट करता है, एसेट को जनरेट नहीं कर सकता, पैसे से पैसा बनाया जाता है. So existing asset that could be sold out, which considered to be the redundant or surplus asset for raising cash. Benefit ये है कि capital tied up, वो पड़ा था, थक रहा था, यूजफुल नहीं था, फालतू पड़ा था, आपने उसको सेल किया और कैश में कन्वर्ट किया और उस कैश को बिजनेस के अंदर इंजेक्ट किया. ड्रॉबैक भी बिल्कुल वही है कि स्मॉल और न्यू बिजनेसेस के पास तो वैसे ही एसेट्स पूरे होते हैं, तो अनयूजफुल कहाँ से होंगे, और अगर एसेट्स हैं भी तो उनको फिक्स एसेट को सेल करने में थोड़ा टाइम लगता है. यू नीड टू फाइंड अ कस्टमर जो कि उस एसेट को बाय करे. एक
सजेशन है, एक फिनोमिना डेवलप किया गया है कि स्टॉक को कम रखें। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जस्ट इन टाइम या स्टॉक कंट्रोल के मेथड आप यूज़ करें। नो नीड टू बाय द स्टॉक। वेयर हाउस की स्पेस को बचाएं। कहा यह जाता है कि जो स्टॉक है वो आउटडेटेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, कंज्यूमर का टेस्ट फैशन चेंज हो जाता है, आपका स्टॉक पड़ा पड़ा ख़राब हो सकता है, आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपको पे करना पड़ती है। तो स्टॉक की जगह अगर आप अपने कैश को स्टॉक में टाइड अप कर रहे हैं तो ये सजेस्ट किया गया है कि स्टॉक कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द स्टॉक, वेयर हाउसिंग द स्टॉक, आप उसको कैश में रखें। एक तो ये इंटरनल सोर्स के तौर पे भी बिहेव कर रहा है, और वो जो स्टॉक के डिटोरिएट या ऑब्सोलीट होने का जो चांस है वो भी आप रिड्यूस करें। क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मेथड जो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लीन प्रोडक्शन में पढ़ा था, ये बिल्कुल दैट मेथड इज टॉकिंग अबाउट क्लियरली द जस्ट इन टाइम स्टॉक कंट्रोल मेथड, द मेथड ऑफ लीन प्रोडक्शन। स्टॉक कंट्रोल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कैश में आपके पास स्टॉक आपके पास अपॉर्चुनिटी है और कैश अब आपके पास यूटिलाइज आप कर सकते हैं, और स्टोरेज कॉस्ट से आप बच के आप वेयर हाउस कॉस्ट से आप अब वेयर हाउस की स्पेस आपके पास जो है वो अब क्लियर है, आप उसको वेयर हाउस को भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स ये ड्रॉबैक ये है कि ये डिसअपॉइंटमेंट्स को क्रिएट करता है। समटाइम कस्टमर्स आपके पास एक रिक्वायर्ड ऑर्डर के लिए आता है बट यू डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स टू फुलफिल द कस्टमर ऑर्डर। ये एक ड्रॉबैक के तौर पे आ सकता है। तो इंटरनल में आज आपने 3 चीज़ों को सीखा है, 3 मेथड आपने पढ़े हैं: रिटेन्ड, रीइन्वेस्टेड प्रॉफिट, सेलिंग ऑफ सरप्लस अनयूजफुल एसेट्स, एंड रिड्यूसिंग द स्टॉक, रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल। कैश में रखें और उसको स्टॉक में या रॉ मटेरियल की फॉर्म में ना रखें। बिजनेस फाइनेंस आज का मेन टॉपिक था। यू पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।